नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम संसद के पार्ट 2 राज्यसभा के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर संसद है और संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा है। हम दोस्तों लोकसभा के ऊपर पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में राज्यसभा के बारे में, जो कि हमारा अपर हाउस है राज्यसभा। सबसे पहले हम दोस्तों नोट्स पढ़ेंगे और नोट्स के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ध्यान देंगे। साथ ही उसके बाद हम जितने भी एग्ज़ाम में प्री वाई क्यू आ चुके हैं उनके ऊपर अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं नोट्स पढ़ने से। संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। तो दोस्तों क्या है, संसद का जो उच्च सदन है उसे हम राज्यसभा कहते हैं। तो दोस्तों हम सभी को पता है संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। तो लोकसभा हम पढ़ चुके हैं, आज हम राज्यसभा पढ़ेंगे। संसद के उच्च सदन को क्या है दोस्तों, राज्यसभा कहते हैं। इसी सदन की अधिकतम संख्या जो है, ये जो सदन है इसकी अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जबकि लोकसभा के सदस्य संख्या दोस्तों कितनी है, 550 निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ क्षेत्रों के 238 से अधिक निर्वाचित, जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचित लोग होंगे तथा 12 मनोनीत होंगे। तो दोस्तों क्या है, इसमें सीधा ये बताया गया है कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं वे क्या है, राज्य विधानमंडलों के सदस्य होंगे और राज्य विधानमंडल के सदस्य ही क्या दोस्तों राज्यसभा में बैठेंगे और 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से। तो राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में कोई विशेष ज्ञान या विशेष कार्य का अनुभव प्राप्त किया हो। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों राज्य विधानमंडलों में जो राज्य विधानसभाएं हैं, राज्य विधानसभाओं के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उन निर्वाचित सदस्यों में से ही चुनाव करके दोस्तों क्या है, राज्यसभा में उन्हें भेजा जाता है। राज्यसभा के लिए निर्वाचन जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता। सो दोस्तों हमें याद रखना होगा कि राज्यसभा का क्या है, विघटन नहीं होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सो दोस्तों इसमें इस बात को बताया जा रहा है कि हमारे जो राज्यसभा हैं उसके 1/3 सदस्य, लगभग 1/3 सदस्य क्या है, हर 2 साल में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हमारा जो राज्यसभा है एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्षों का होता है। सो दोस्तों हम लोकसभा में देखते हैं कि लोकसभा में क्या है 5 वर्ष की बात की गई है, लेकिन राज्यसभा में है कार्यकाल 6 वर्षों का। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है दोस्तों कितनी, 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष राज्यसभा के लिए निर्धारित की गई है और लोकसभा के लिए दोस्तों, लोकसभा के लिए किसी व्यक्ति को 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। सो दोस्तों हम सभी को ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का क्या है, पदेन सभापति होता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का क्या है, पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको ना तो वेतन मिलता है, ना कोई वेतन भत्ते दिए जाते हैं। इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन भत्ते के अनुसार ही प्राप्त करता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति भी चुनती है। तो दोस्तों क्या है, राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है। जैसा हमने लोकसभा के अंदर देखा कि लोकसभा के सदस्य ही क्या है दोस्तों, अपने उपाध्यक्ष या स्पीकर का चुनाव करते हैं, अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। सो दोस्तों जिस तरह से हमने देखा कि लोकसभा के अंदर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, ठीक उसी प्रकार से हम राज्यसभा में भी देखने को मिलता है कि सभापति उपसभापति को त्यागपत्र देता है। राज्यसभा में क्या है, उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। लेकिन दोस्तों
उपसभापति को राज्यसभा बहुमत से हटा सकती है। सो दोस्तों, जिस तरह से अध्यक्ष के पद को लोकसभा में हटाया जाता है बहुमत के द्वारा, उसी तरीके से राज्यसभा में भी बहुमत से हटा सकती है उपसभापति को। जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति क्या है दोस्तों, पद के कर्तव्यों का पालन करते हैं। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होंगे। तो दोस्तों, केस में क्या बात की गई है कि जब कोई व्यक्ति है जो करंट में सभापति है राज्यसभा का, लेकिन उसके ऊपर पद से हटाए जाने का कोई संकल्प अब विचाराधीन हो गया है, तब क्या होगा, इस स्थिति में अब वह व्यक्ति पीठासीन व्यक्ति नहीं होगा। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। तो दोस्तों, राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं उनको, जितने भी राज्य हैं उनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। वर्ष 2003 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करके इस व्यवस्था को लाया गया है कि कोई भी राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। इसमें क्या प्रावधान किया गया दोस्तों कि जो है राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। दोस्तों, इसमें कहने के बाद इसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि मान लो कोई व्यक्ति जो है मध्य प्रदेश का पंजीकृत मतदाता है, लेकिन वह चाहता है किसी मेघालय से, मान लो कि नॉर्थ ईस्ट का राज्य है मेघालय, यदि वो मेघालय की सीट से राज्यसभा सीट पर विजय होना चाहता है तो यस, वह ऐसा कर सकता है। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है। तो दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने के लिए जो शुरुआत कहाँ से की जाएगी, राज्यसभा से की जाएगी। भारत के संघ राज्य क्षेत्र में मात्र 3 दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं। तो दोस्तों, ये प्रीलिम्स फैक्ट हमें याद रखना होगा कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर ये 3 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ से हमें क्या है, प्रतिनिधि देखने को मिलते हैं राज्यसभा के अंदर। भारत की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए संघ व राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान उल्लिखित है। तो दोस्तों, चौथी अनुसूची क्या है दोस्तों, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्यों में सीटों के आवंटन से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों से बहुमत से ऐसा संकल्प पारित कर दे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में है, तो संसद उस विषय पर विधि बनाएगी। सो दोस्तों, इस आर्टिकल में कहा गया है कि आर्टिकल 249 में कि यदि राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान देने वाले का कम से कम 2/3 से एक ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि यदि कोई विषय है उस विषय पर संसद विधि बनाए राष्ट्रीय हित में, तो ऐसा प्रस्ताव क्या है, पारित किया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। तो राज्यसभा क्या है दोस्तों, किसी विषय पर संसद को विधि बनाने की परमिशन दे सकती है, जो कि विषय है किसका, राज्य सूची का। तो राज्य सूची के विषय पर संसद तभी कानून बना सकती है जब राज्यसभा के अंदर ऐसा संकल्प पारित कर दिया जाए बहुमत से, उपस्थित एवं मतदान करने वाले का 2/3। परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो हमें इस बात को भी ध्यान देखना होगा कि ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक अस्तित्व में नहीं रहेगा। आर्टिकल 250 में कहा गया है कि आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची में किसी विषय पर भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति है, परंतु आपातकाल की घोषणा की समाप्ति के 6 महीने की अवधि से अधिक यह प्रावधान प्रभावी नहीं होगा। तो दोस्तों, आर्टिकल 50 में इस बात की वर्णन हमें देखने को मिलता है कि संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है आपातकाल की अवधि के दौरान। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आपातकाल खत्म होता है, फिर यह कानून या जो भी संसद ने कानून बनाया है वह कानून मात्र 6 महीने तक ही लागू रह सकता है। इसके बाद वह स्वतः ही समाप्त होगा, जब तक कि उसके ऊपर ठोस लेजिस्लेशन नहीं बनाया जाता है।
आर्टिकल 352 की बात करेंगे तो आर्टिकल 352 बात कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित करके यदि अनुरोध करे कि उन्हें राज्य सूची के विषय पर संसद के द्वारा कानून बनाया जाए तो संसद उसके संदर्भ में उन विषय पर कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 352 में बात की गई है दोस्तों कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल की बात करिए तो दोस्तों आर्टिकल 249 में कहा गया, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 252 दोनों में हमें डिफरेंस याद रखना होगा। आर्टिकल 249 में तो बोला गया है कि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्यसभा को दे सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत प्राप्त करना होगा, बहुमत से संकल्प पारित करना होगा। लेकिन आर्टिकल 252 आर्टिकल 252 में क्या कहा गया कि विधानसभाओं की बात की, ना कि राज्यसभा की। इसमें 2 या 2 से अधिक विधानसभाएं, राज्यों की विधानसभाएं यदि ऐसा प्रस्ताव पारित करती है तब संसद से अनुरोध करती है कि किसी विषय पर संसद कानून बनाए, तो तब जाकर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। अनुच्छेद आर्टिकल 253 की बात करेंगे। इसमें कहा गया है कि संसद को किसी अन्य देश या अन्य देशों के साथ संधि या समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। सो आर्टिकल 253 आर्टिकल 253 दोस्तों बोलता है कि अन्य देशों के साथ यदि आपने समझौते या संधि कर रखे हैं तो उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए किसी भी विषय पर कानून बनाई जा सकती है, चाहे वो फिर राज्य सूची का विषय हो, संघ सूची का विषय हो, समवर्ती सूची का। सो आर्टिकल 253 को दोस्तों आर्टिकल 51 के थ्रू हमें देखना चाहिए, जो कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करता है। सो दोस्तों हमने नोट्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं एमसीक्यू की किस तरह से एमसीक्यू फ्रेम किए गए हैं हमारे राज्यसभा से। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? सो दोस्तों राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या 250 है। राज्यसभा की निश्चित अधिकतम संख्या क्या है? अभी वर्तमान में 250 है, जिसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। तो संघीय क्षेत्रों की बात की गई है, राज्यों की बात की गई तो आर्टिकल 238 क्या है, राज्यों की बात की गई है, और 12 जो है मनोनीत सदस्य होंगे। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, तो इस बात को भी हमें याद रखना होगा कि वर्तमान में कुल कितने हैं, 245, जिसमें से 225 क्या है दोस्तों राज्य विधानमंडलों से हैं, 8 क्या है यूनियन टेरिटरीज से हैं, और 12 क्या है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स राज्यसभा में होते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा में क्या होते हैं, 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य क्या है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो दोस्तों अब हमारा पूरा रिवीजन मोड चलेगा और हम एमसीक्यू के थ्रू हमारा पूरा टॉपिक्स को रिवाइज कर लेंगे। आर्टिकल 80(1) के अनुसार उसके उपगण ख और मतलब सब क्लॉज ए और बी के अनुसार राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के मतलब स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के 238 से अनधिक मतलब 2 से मैक्सिमम 238 सदस्य होंगे, 12 सदस्य क्या है नॉमिनेटेड होंगे, इससे मिलकर हमारी राज्यसभा बनेगी। तो राज्यसभा की स्ट्रेंथ के बारे में बता दिया गया है आर्टिकल 80 में। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो दोस्तों राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। राज्यसभा में राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। इस प्रकार राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण हमारे जो संविधान है, संविधान की 4थी अनुसूची में कर दिया गया है। तो 4थी अनुसूची के अंदर दोस्तों क्या है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान हमें 4थी अनुसूची में देखने को मिलते हैं। सही कथन ढूंढना है, संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। तो ये बोल रहा है दोस्तों कि यूटीज का प्रतिनिधित्व नहीं होता, जो कि गलत है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के क्षेत्राधिकार में। सो यस दोस्तों, यदि निर्वाचन से संबंधित कोई झगड़ा है तो उसका निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त का काम है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा ही होता है। तो ये बोल रहा है कि भारत का जो संविधान है उसमें हम जब संसद की बात करेंगे तो जो हमारी पार्लियामेंट है
वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, लोकसभा और राज्यसभा से ही मिलकर बनेगी। लेकिन दोस्तों हमने पिछले पढ़ चुके हैं कि हमारी जो संसद का निर्माण है उसके अंदर प्रेसिडेंट भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो हमारी जो पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों से मिलकर बनती है। तो कथन क्या है दोस्तों, कोई भी सही नहीं है। तो राज्य निर्वाचन, सो दोस्तों क्या है, निर्वाचन से संबंधित झगड़ों का जो इसका जो निर्णय है कौन है, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू होगा। तो राज्य एवं क्षेत्रों का में प्रतिनिधित्व की यदि बात करें तो हमें यूटीज का प्रतिनिधित्व भी देखने को मिलेगा। निर्वाचन संबंधी झगड़ों का जो निर्णय है दोस्तों क्या है, हमारी न्यायपालिका देखें, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहेंगे। आर्टिकल 79 कहता है कि हमारी जो संसद है उसके 3 प्रमुख अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और तीनों से मिलकर ही हमारी संसद बनती है दोस्तों। और कोई भी बिल जो है वो एक्ट तभी बनता है जब उस पर फाइनली रूप से राष्ट्रपति क्या है, अपने हस्ताक्षर करते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं से। तो राज्यों के सदस्य क्या है दोस्तों, राज्यों की विधानसभाओं से चुने जाते हैं। अनुच्छेद 80(4) में इस बात का प्रावधान है कि राज्यसभा के सदस्य क्या है दोस्तों, राज्य विधानसभाओं से चुने जाएंगे और कि निर्वाचित सदस्य होंगे, और इनका जो प्रणाली होगी वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की क्या है दोस्तों, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा ही राज्य विधानमंडलों से चुनकर राज्यसभा में सदस्यों को भेजा जाएगा। राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है, यह भंग नहीं की जा सकती। यस दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोस्तों गलत, राज्यसभा का जब वो भंगी नहीं हो सकती तो इसके कार्यकाल से संबंधित कोई प्रावधान हमें नहीं देखने को मिलते हैं। अर्थात पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो दूसरा क्या है, गलत है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य, यस दोस्तों, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य, तो 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या है दोस्तों, रिटायर हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। इसका सदस्य क्या है, बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है कि इसका राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए हमें 30 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी होती है। तो पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सही है। तो आंसर फर्स्ट एंड थर्ड हमारे पास आएगा। राज्यसभा क्या है दोस्तों, एक प्रकार का स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता और इसके सदस्यों का कार्यकाल क्या है दोस्तों, 6 वर्ष तक का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और सदस्यों की आयु जो है लगभग न्यूनतम 30 वर्ष होती है। असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। यस, बिल्कुल सही बात है। और उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। यस दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। और चूंकि हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, तो दोस्तों राज्यसभा क्या है, पूरी तरीके से कभी भी विघटित नहीं हो पाती। तो पहला असर्शन एंड रीजनिंग दोनों सही भी हैं और सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल दोस्तों कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्य का। अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक स्थायी सदन होगा। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल है वो क्या है, 6 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। यस, ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, आजीवन के लिए। तो राज्यसभा के सदस्य क्या है दोस्तों, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, समाप्त होने का कोई विषय ही नहीं है। तो दोस्तों राज्यसभा का जो कार्यकाल से संबंधित है, इसका समाप्त होने का किसी भी प्रकार का वर्णन हमें नहीं देखने को मिलता। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है, तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति किसी को भी नहीं है।
राज्यसभा से संबंधित कथनों पर विचार करना है और सही कौन सा है। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता। यस दोस्तों, बिल्कुल सही है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या है, पदेन सभापति होता है। तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं तथा महान्यायवादी को संसद के दोनों सदन में बोलने का अधिकार होता है। तो दोस्तों महान्यायवादी को है संसद के दोनों सदन में बोलने का अधिकार होता है। तो महान्यायवादी को संसद के दोनों सदन में बोलने का अधिकार होता है, उपस्थित होने का अधिकार होता है। राज्यसभा कैसे भंग होती है। तो राज्यसभा किसी भी तरीके से भंग नहीं होती। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। तो किसी भी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती। तो दोस्तों भंग होने से संबंधित अलग अलग आयोग ने अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। तो दोस्तों साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, बस इतना याद रख लो। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है कितने, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं की बात की गई कि राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहले कम से कम आपको 30 वर्ष का तो होना चाहिए। यस, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाता है उसे उसी राज्य की मतदाता सूची का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। गलत दोस्तों, अब ये प्रावधान हटा दिया गया है। अब क्या है, जरूरी नहीं है कि उसी राज्य का पंजीकृत मतदाता हो राज्यसभा सदस्य बनना चाहता है तो। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद पर नहीं। यस दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को यदि वह भारत का नागरिक नहीं है और यदि लाभ के पद पर नहीं है, यदि लाभ के पद पर है तो उसे राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। तो पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। तो राज्यसभा के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यथा संशोधित के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। मतलब वो किसी न किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक पंजीकृत मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। 6 अप्रैल 2003 से पहले ये आवश्यक था कि प्रत्याशी का नाम जिस राज्य की मतदाता सूची में हो वहीं से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता था, लेकिन इसे 2003 में संशोधन के द्वारा दोस्तों हटा दिया गया है। राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष। दोस्तों भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। निचले सदन को लोकसभा, उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं और राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों, 30 वर्ष है। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई, तो दोस्तों ये है स्टेट पीएससी का क्वेश्चन। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई, इसका नाम था नरगिस दत्त। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने से संबंधित संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। तो ये पूछा गया कि संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। तो यस, यदि संसद किसी राज्य सूची के विषय पर बनाना चाहती है तो इसमें राज्यसभा को घोषित करना होगा उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा को उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा ऐसा संकल्प पारित करना होगा। यस, बिल्कुल सही बात है। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। तो ये भी बात है, बिल्कुल सही है कि संपूर्ण भारत के लिए भी विधि बनाई जा सकती है राज्य सूची के विषय पर और किसी भाग के लिए भी। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। तो दोस्तों केवल आ गया, तो केवल राज्यसभा नहीं बल्कि लोकसभा भी बना सकती है। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, इसे फ्रेम किया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं दोस्तों तब लगता है कि किसी ग्रेजुएट व्यक्ति से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 249 की यदि बात करें तो आर्टिकल 249 में कहा गया है कि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले का कम से कम 2/3 सदस्यों से पारित करना होगा, तभी राज्य सूची के किसी विषय पर संसद विधि बना सकती है यदि वह राष्ट्रीय हित में है।
संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत के लिए भी बनाई जा सकती है और उसके किसी भाग के लिए भी बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा के द्वारा पारित होने के बाद संसद विधि बनाती है, न कि केवल राज्यसभा। राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त कर लेती है। सो दोस्तों, हमको याद रखना होगा, राज्य सूची की बात की जा रही है कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर हमारी संसद या हम कहीं लोकसभा कब विधि बना सकती है। तो लोकसभा के द्वारा अपनी पूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित करके बनाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पूर्ण सदस्यता से साधारण बहुमत से, इसके लिए हमें राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक है। लोकसभा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3। तो दोस्तों, यहाँ हमें राज्यसभा की बात करनी है, ना कि लोकसभा की। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है दोस्तों, गलत है। राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत से पारित विधेयक को यदि पास किया जाता है, तभी संसद को इस बात का अधिकार मिलता है कि वह राज्य सूची के किसी विषय पर कोई कानून बनाए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो दोस्तों, आर्टिकल 249 क्या है दोस्तों, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। और आर्टिकल 252 भी देता है, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, राज्यसभा की भूमिका नहीं होती है, इसमें होती है राज्य विधानमंडलों की भूमिका। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की शक्ति नहीं है। तो राज्य में क्या दोस्तों, राज्यसभा में धन विधेयक को ना तो स्वीकार अस्वीकार करने की और संशोधित करने की शक्ति नहीं है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। तो दोस्तों, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा हो सकती है, इसलिए क्या है, तीसरा तो गलत है। तो ये गलत है और ये गलत है, तो ये क्या है, दो तो हमने एलिमिनेट कर दिए। दोस्तों, हमने पहले ही पता है कि राज्यसभा में जो भी है राज्यसभा है, उसके अंदर अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं होता, क्योंकि दोस्तों अनुदान की मांग क्या है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है और ये पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। इसलिए हम देखते हैं कि अनुदान की मांग सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही उठाई जाती है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सो दोस्तों, आर्टिकल 109 के अनुसार धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा के द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिशें हेतु प्रेषित किया जाता है, जिससे राज्यसभा 14 दिनों के भीतर, क्या है दोस्तों, राज्यसभा को 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित उसे लौटाना भी होता है। परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को वापस नहीं भेजती है, तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। यदि दोस्तों धन विधेयक को लोकसभा ने राज्यसभा में भेजा है, तो यदि राज्यसभा ने 14 दिन के अंदर अंदर उस विधेयक को पुनः लोकसभा के अंदर नहीं पहुंचाया है, तो क्या होगा, इस स्थिति में उसे उसी रूप में दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 113(2) आर्टिकल 113(2) के अनुसार अनुदान मांगों की लोकसभा में मांग रखी जाएगी। तो दोस्तों, आर्टिकल 13(2) बोलता है कि जो अनुदान की मांगें हैं वे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही रखी जाएंगी, परंतु उस पर मतदान का अधिकार होता है, क्योंकि उस पर मतदान का भी अधिकार होता है। अनुच्छेद 112 की बात की गई है। अनुच्छेद 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, जो राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो वार्षिक वित्तीय आर्टिकल 112 में बात की गई है कि राष्ट्रपति जो है वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा दोनों सदनों के समक्ष। इसमें भारत सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय का विवरण होगा, मतलब कहाँ से पैसा आया और कहाँ पर पैसा खर्च किया गया उसका विवरण होगा, और दोनों सदनों में इस पर चर्चा होगी। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है दोस्तों।
कथन है कि किसी धन विधेयक के लोकसभा के द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने मतलब आगे भेजे जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा के द्वारा सिफारिशें 14 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से स्वीकार की जानी चाहिए, तत्पश्चात उसे विधेयक के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या बोला है कि अनिवार्य रूप से स्वीकार, दोस्तों इसका कोई भी जरूरी प्रावधान नहीं है धन विधेयक के संबंध में। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत है। तो दोस्तों ए और आर दोनों ही गलत हैं। लेकिन दोस्तों क्या है, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, तो वैसे तो ये भी गलत है कि उसे भेजा तो जाता है लेकिन तो पेश करने की बात, ऐसा करना चाहिए था कि शुरुआत धन विधेयक की क्या है राज्यसभा से नहीं हो सकती। तो यस, ये बात तो सही है कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ क्या है लोकसभा में ही लाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभा के प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक है दोस्तों जो राज्यसभा में सबसे पहली बार मतलब शुरुआत राज्यसभा से नहीं की जा सकती। तो दोस्तों धन विधेयक की शुरुआत क्या है राज्यसभा से नहीं की जा सकती। धन विधेयक की शुरुआत जो दोस्तों क्या है राज्यसभा से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती और सबसे पहली बार धन विधेयक लोकसभा में ही पारित पेश किया जाएगा। राज्यसभा की धन विधेयक में सारभूत संशोधन कर सकती है। तो राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। तो लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार कर भी सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है और इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। तो यह पहला है दोस्तों बिल्कुल सही। बाकी इसमें कहा कि लोकसभा विधेयक पर कोई विचार नहीं करती, तो जरूरी नहीं है कि करेगी ही नहीं, बिल्कुल कर भी सकती है। लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार की राज्यसभा के पास लौटा सकती है, तो जरूरी नहीं कि दोस्तों लौटाएगी ही। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पारित करनी संयुक्त बैठक। तो दोस्तों हमें पता है कि धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 1092 के अनुसार लोकसभा तथा राज्यसभा की अनुशंसाओं को या तो स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है, क्योंकि धन विधेयक के बारे में लोकसभा को विशेष प्राधिकार संविधान के द्वारा दिया है। आर्टिकल 108 के अनुसार दोस्तों हम जॉइंट सिटिंग संयुक्त बैठक की बात करते हैं, लेकिन दोस्तों हम धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है। तो कौन सी ऐसी शक्तियां हैं दोस्तों जो लोकसभा को अधिक प्राप्त है राज्यसभा की तुलना में। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता था। तो यस दोस्तों धन विधेयक क्या है एक प्रकार की अनन्य शक्ति है धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में। तो यस दोस्तों धन विधेयक को निरस्त भी कर सकती, संशोधन भी कर सकती, ये लोकसभा की अनन्य शक्ति है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्वों के संबंध में यस दोस्तों मंत्रिपरिषद क्या है दोस्तों, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेशन। क्या हमारी जो मंत्रिपरिषद क्या है विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है। तो यस यह बात भी लोकसभा की अनन्य शक्ति है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन। तो दोस्तों आर्टिकल 249 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में क्या है हमें राज्यसभा से उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत लेना होगा। तो राज्यसभा की अनन्य शक्ति नहीं है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। तो चौथा जहाँ जहाँ भी है दोस्तों गलत कर दीजिए और उसका आंसर निकल के बी आ जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमारे पास जो ऑप्शन है उसका सही है। धन विधेयक के प्रस्तुतिकरण एवं निरस्तीकरण एवं संशोधन के संबंध में आर्टिकल 109 तथा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में आर्टिकल 75(3) कहता है लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य शक्तियाँ प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवा मैंने आर्टिकल 249 बोल दिया, आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 में क्या है दोस्तों राज्यसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है। तो आर्टिकल 312 में क्या है अखिल भारतीय, आर्टिकल 312 फिर से रट लेते हैं। आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन के लिए राज्यसभा की अनन्य शक्तियां हैं। निम्नलिखित विशेष अधिकारों में से कौन से भारत के संविधान के द्वारा राज्यसभा को प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों कौन से अधिकार हैं जो राज्यसभा को प्रदान किए जा रहे हैं। पहला है कि राज्य का वर्तमान क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम बदलना। तो दोस्तों ये काम लोकसभा का है।
दूसरा विकल्प है संसद को राज्य सूची में नियम बनाने अथवा एक विधिक अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना। तो यस दोस्तों, राज्य सभा क्या है, इस प्रकार का प्रस्ताव पारित कर सकती है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने से संबंधित और किसी राज्य सूची के विषय पर नियम बनाने हेतु राज्यसभा क्या है, लोकसभा को प्रस्ताव पारित कर सकती है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति को सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना, तो ये काम दोस्तों राज्यसभा का नहीं है, ये लोकसभा का है। चुनाव आयोग की क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना, तो ये काम भी दोस्तों क्या है, लोकसभा का है, राज्यसभा का नहीं है। आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा यदि अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करे तो वह ऐसा कर सकती है। तब संसद क्या है, उस पर कानून बनाने का काम कर सकती है। यदि राज्यसभा अनुच्छेद 332 के तहत क्या है दोस्तों, आर्टिकल 332 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है, जिसमें न्यायिक सेवा भी शामिल है। उसके लिए उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। तो संसद ऐसी सेवा का स्थापना कर सकती है। तो दोस्तों आर्टिकल 249 और आर्टिकल 332 आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवा राज्यसभा की विशेष अनुमति। आर्टिकल 239 आर्टिकल 249 इसके अनुसार क्या करेंगे, राज्यसभा किसी भी विषय पर राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने हेतु प्रस्ताव पारित करती है विशेष बहुमत के आधार पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति देता है? तो आर्टिकल 249 कहता है कि संसद जो है राज्य सूची के विषय पर क्या है, कानून बना सकती है। निम्नलिखित में किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में क्या है दोस्तों, राज्यसभा का अनन्य क्षेत्राधिकार है। आर्टिकल 312 के तहत भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 2/3 सदस्य के समर्थन से ऐसा संकल्प पारित करे तो संसद क्या है, इस तरह की सेवाओं के लिए कानून बनाने का काम कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना क्या है दोस्तों, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो संविधान संशोधन के मामले में। तो संविधान संशोधन के मामले में क्या है दोस्तों, लोकसभा और लोकसभा इक्वल टू राज्यसभा। संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्ति हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के गठन में दोस्तों राज्यसभा की अनन्य शक्तियां हैं। सरकार को हटाने के विषय में क्या है दोस्तों, लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं। और कटौती प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। तो राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां संविधान संशोधन करने के विषय में है। संविधान संशोधन हेतु किसी विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत, मतलब चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, संविधान संशोधन का जो विधेयक है दोस्तों किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है। लेकिन जो नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनको गठित करने के विषय में अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा की अत्यंतिक शक्ति है, मतलब अनन्य शक्तियां हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312 राज्यसभा की अनन्य शक्तियां हैं। सरकार को हटाने के विषय में लोकसभा को ही शक्तियां प्राप्त है। तो दोस्तों सरकार को हटाने में किसको है, लोकसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है, क्योंकि मंत्री परिषद क्या है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। कटौती प्रस्ताव भी दोस्तों क्या है, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए लोकसभा की अधिक शक्तियां हैं कटौती प्रस्ताव के संदर्भ में। यदि राज्यसभा में
यदि सरकार क्या है राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव कहाँ, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 में इस बात का प्रावधान है कि सरकार मतलब गवर्नमेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है। द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द लोकसभा। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही रूप से वर्णित करता है? तो चौथी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जो गलत बात है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हमें 5वीं और 6वीं अनुसूची देखने को मिलती है। इसमें संविधान की भाषाएं हैं, तो भाषाएं दोस्तों हमें 8वीं अनुसूची में देखने को मिलती है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण, तो दोस्तों ये हमें चौथी अनुसूची में नहीं देखने को मिलता। तो चौथी अनुसूची में हमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन देखने को मिलता है। तो चौथी अनुसूची में हमें क्या है दोस्तों, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन देखने को मिलता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण 7वीं अनुसूची में हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों 7वीं अनुसूची के अंदर 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? 7वीं अनुसूची में। तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है या विभाजन हमें 7वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। भाषाएं हमें 8वीं अनुसूची में देखने को मिलती है और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन हमें 5वीं और 6वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। तो जो स्टेट पीएससी में दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आता है कि किस राज्य के पास कितनी राज्यसभा सीटें हैं। तो दोस्तों सभी राज्यों की राज्यसभा सीटें ज्ञात करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को या तो तुक्का मारो यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो, या तो फिर स्किप कर दो। जिससे आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 18 हैं, उड़ीसा में राज्यसभा की सीटें 10 हैं, तमिलनाडु में 18 है और महाराष्ट्र में कितनी है? 19 है। संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व मतलब यूनियन टेरिटरीज का प्रतिनिधित्व किसको प्राप्त है? संसद के दोनों सदनों में। तो संसद के दोनों सदनों में हमें दोस्तों यूनियन टेरिटरीज के लोग देखने को मिलते हैं, यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव हमें देखने को मिलते हैं। संसद के दोनों सदनों में हमें यूनियन टेरिटरीज के प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 है। संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर, तो संघ राज्य दिल्ली की बात करें, दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से हमें 4 सदस्यों को हमें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। शेष संघीय क्षेत्रों को इनमें से प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। लेकिन लोकसभा में अधिकतम 20 क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो लोकसभा में क्या है, 20 व्यक्ति क्या है यूनियन टेरिटरी से हो सकते हैं। तो लोकसभा के अंदर 20 व्यक्ति, और राज्यसभा की यदि बात करें तो राज्यसभा में दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4, टोटल हमें 8 व्यक्ति हमें देखने को मिलते हैं राज्यसभा में यूटी से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है बताइए। पहला बोला है दोस्तों कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो दोस्तों पहला कथन क्या बोल रहा है कि जो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, जो कि गलत है। यस, हम कह सकते हैं कि सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं जो कि उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों उपसभापति जो है उसी सदन का सदस्य होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों का कोई मताधिकार नहीं होता है, लेकिन
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। यस, ये बिल्कुल दोस्तों सही है। जब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के सदस्य क्या भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन भाई यदि हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वह नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड हो। आर्टिकल 89 में कहा गया है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो कि सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु आर्टिकल 89 सब क्लॉज 2 के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति सदस्यों में से ही चुना जाएगा। आर्टिकल 54A बोलता है दोस्तों कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य क्या निर्वाचक गण में शामिल होंगे, ना कि मनोनीत। जबकि आर्टिकल 66 सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेंगे। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक गण में क्या है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, लेकिन उपराष्ट्रपति में नॉमिनेटेड सदस्य को हम बाहर रखेंगे। राज्यसभा के अध्यक्ष की हम बात करेंगे तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है, जो कि एक प्रदेन अध्यक्ष होता है। आर्टिकल 89 सब क्लॉज 1 आर्टिकल 89 सब क्लॉज 1 में इस बात का उल्लेख है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 66 1 में इस बात का प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों को मिलाकर बनने से वाले निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। तो आर्टिकल 66 बोलता है कि जो उपराष्ट्रपति है उसका निर्वाचन लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है उसका सदस्य नहीं होता, क्योंकि दोस्तों जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है, जिसमें निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों ही भाग लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 89 सब क्लॉज 1 के अनुसार और आर्टिकल 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है, तो दोस्तों राज्यसभा का जो अध्यक्ष है एक गैर सदस्य होता है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति क्या हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है, जरूरत नहीं जानने की। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था, तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन दोस्तों 1952 में किया गया था। तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हमें 1952 में देखने को मिलता है। भारतीय संसद दो सदनों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी दोस्तों, 250 है, 250। इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सो दोस्तों क्या है, हमें याद रखना है राज्यसभा के बारे में, इसका विघटन नहीं होता है। यह एक प्रकार का क्या है, स्थायी सदन है। और हर 2 वर्ष में क्या है दोस्तों, 1/3 सदस्य क्या है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका सबसे पहले गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 में। इसकी पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, तो मतलब इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो क्या है, राज्यसभा का सदस्य तो है लेकिन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। तो कोई भी मंत्री, एनी काइंड ऑफ मिनिस्टर जो राज्यसभा का सदस्य है वो क्या है, भाग ले सकता है। तो दोस्तों यदि कोई मंत्री है, एक दोस्तों है, एक राज्यसभा है हमारी और एक है लोकसभा। यदि राज्यसभा का कोई व्यक्ति है जो क्या है, मंत्री है, तो मंत्री होने के बाद वो क्या है, लोकसभा की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है। लेकिन यदि वो मंत्री नहीं है तो लोकसभा की कार्रवाइयों में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि हमें पता है दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों से सदस्य चुने जाते हैं। वह मंत्री
दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो विशेषज्ञ हो। तो दोस्तों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो विशेषज्ञ हो वह व्यक्ति लोकसभा में बैठा हो, गलत बात है। राज्यसभा के उपसभापति, तो राज्यसभा के उपसभापति भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेते। राज्यसभा में सदन का नेता, तो राज्यसभा के अंदर सदन का नेता भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेगा। लेकिन यदि कोई मंत्री है और जो राज्यसभा का सदस्य है वह निश्चित तौर पर पार्टिसिपेट करेगा लोकसभा की कार्यवाहियों में। वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाहियों में पार्टिसिपेट करेगा। सो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा राज्यसभा और राज्यसभा से संबंधित जितने भी MCQ फ्रेम किए गए हैं अलग अलग एग्ज़ाम में। आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, योर रिविजन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग।